हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी कुछ क्वेश्चंस जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं नेट और एनवीएस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से। सो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिक किए हैं इस वीडियो में, जो कि मोस्टली नेट से ही है। नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 2014 टू 2021 जो अभी तक एग्जाम हुआ है। कोशिश की है मैंने कि सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कराऊं मैं आपको जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आई एम नॉट श्योर कि सब इंक्लूड है कि नहीं, बट 99% मैंने कोशिश की है कि फ्रॉम 2014 से 21 जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूं इस वीडियो में। तो अप्रोक्सीमेट मेरे पास टोटल जो क्वेश्चंस हैं ये आई थिंक 150 अराउंड क्वेश्चंस होंगे इस स्लाइड्स में। तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे एनवीएस का जो एग्जाम होना है उसमें भी, क्योंकि जो हमारा नेट का जो पैटर्न है वो 2018 के बाद से थोड़ा चेंज हो गया। सो जो 2014 से 18 तक के क्वेश्चन है वो अभी काफी बेसिक क्वेश्चन माने जाते हैं, और ये बेसिक क्वेश्चन पीजीटी एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। मतलब एज इट इज आपको क्वेश्चन ना दिखाई दे बट कंसेप्ट ऐसा पूछा जा सकता है जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एनवीएस का फॉर्म फिल करके बैठे हो, या फिर नेट जो कि हमारा पोस्टपोन्ड हो गया है। आफ्टर 20 सितंबर हमारी डेट फाइनल होगी कि 20 से 30 के बीच कौन सी डेट हमें मिलती है एग्जाम की, देखते हैं हम। तो ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस आप कैसे अटेम्प्ट करोगे उसमें। तो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने ये पिक करे हैं दिसंबर 2014 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वहां से पिक किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन ऑर्डर टू अलाउ ओनली वन प्रोसेस टू एंटर its critical section, binary semaphores are initialized. So आप ये सभी जानते होंगे कि हम बाइनरी सेमाफोर का क्यों यूज करते हैं, और बाइनरी सेमाफोर के पास कौन सी वैल्यूज रहती हैं, या तो 0 या फिर 1, और दो ही वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं हम, 0 या 1। क्रिटिकल सेक्शन का यूज किस लिए किया जा सकता है, जब जो प्रोसेस है, सपोज करो हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेसेस है सिस्टम में, और वो किसी शेयर्ड रिसोर्स पे काम कर रही है, मतलब किसी एक ही रिसोर्स को दो तीन प्रोसेस शेयर कर रही है, तो वहां प्रॉब्लम क्या रहेगी कि कौन उसको यूज करे उस टाइम पे। तो ये इस चीज को हमने सॉल्व किया था क्रिटिकल सेक्शन के थ्रू। जो क्रिटिकल सेक्शन है वहां पे एट ए टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस एंटर कर सकती है, और प्रोसेस एंटर कब करेगी, तब सेमाफोर की वैल्यू क्या रहेगी, 1। और अगर सेमाफोर की वैल्यू 0 है इट मींस सम प्रोसेस या अनदर प्रोसेस इज यूजिंग द क्रिटिकल सेक्शन, तो उस टाइम पे प्रोसेस एंटर नहीं कर पाएगी। जैसे प्रोसेस एंटर करेगी वो इसको 0 करके जाएगी, और दूसरी प्रोसेस को ये समझ में आ जाएगा कि भाई यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज वन ऑफ द प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो हम सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए एल्गोरिदम्स पढ़ते हैं जो कि दो टाइप में डिवाइड की जाती है, प्रीएम्पशन या बोल सकते हो प्रीएम्प्टिव, और नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या रहेगा कि सीपीयू को छीन लेना, मींस कि प्रोसेस को जो टाइम दिया गया था सीपीयू यूटिलाइज करने के लिए उससे पहले ही उस प्रोसेस से सीपीयू छीन लिया गया, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस की कोई हाई प्रायोरिटी वाली एल्गोरिदम आ गई, सॉरी प्रोसेस आ गई, तो इन सब रीजन की वजह से उससे सीपीयू छीन लिया गया। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है या ऐसी कौन सी एल्गोरिदम है जो प्रिमिटिव है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आर 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 मीन्स राउंड रॉबिन। देन प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिदम, ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हो सकती थी मैं भी यहाँ, बट ये एसएसएफ लिखा है और ये ऐसे एल्गोरिदम कोई है ही नहीं अपने पास। तो प्रायोरिटी जो बेस्ड एल्गोरिदम है ये दो टाइप की हो सकती है, ये प्रीएम्पशन भी यूज कर सकती है और नॉन प्रीएम्पशन भी यूज कर सकती है। तो यहाँ कोई स्पेसिफाई नहीं दिया कि कौन से वाली है, तो ये दोनों हो सकती है। बट जो राउंड रॉबिन है, आपको इसका कंसेप्ट पता होगा, राउंड रॉबिन जो एल्गोरिदम है वो टाइम स्लाइस देती है हर एक प्रोसेस को, कि आप 2 सेकंड ही सीपीयू यूटिलाइज कर सकते हो, फिर उसे छीन लिया जाता है,
फिर नेक्स्ट प्रोसेस को दिया जाता है। इस तरह से वो एक राउंड लगा के अपना टाइम कंप्लीट करती हैं, एक ही गो में वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाती प्रोसेसेस। तो राउंड रॉबिन बेस्टेस्ट एग्जांपल है प्रीएम्प्टिव के अंदर। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, डैश synchronizes critical resources to prevent deadlock। अभी अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो रिसोर्स शेयर करते हैं प्रोसेसेस, उनमें क्या प्रॉब्लम आती है कि वो एक ही रिसोर्स पे बहुत सारे प्रोसेस काम करती है, वो एक को लेके बैठ जाती है और या फिर एक के लिए फाइट रहती है कि कौन पहले उसको यूज करे, तो वो किसकी तरफ लेके जाते हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशंस में डेडलॉक की तरफ लेके जाती है। तो डेडलॉक प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं सेमाफोर का। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 गिवन है। ये लिस्ट 1 है एंड ये लिस्ट 2 है। यहाँ हमें गिवन है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के नाम गिवन है और इस तरफ उनकी वर्किंग की, वो किस तरह से काम करती है वो गिवन है। सो हमें ये बताना है कि विच वन मैचेस फ्रॉम लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 में मैच करता है। तो सबसे पहले आप देखो कि जो आपके फीफो है, यहाँ पे आपकी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, देन राउंड रोबिन। अभी अभी मैंने आपको बताया कि टाइम शेयरिंग, टाइम स्लाइस वाला काम कौन करती है? राउंड रोबिन। तो जरा हम चेक करें सी पे 1, तो आप देख रहे हो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसपे सी पे 1 लिखा है। अगर आपको थोड़ा सा भी एक एल्गोरिदम के बारे में आइडिया है तो आप मैच द फॉलोइंग अटेम्प्ट कर सकते हो अपना एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, कि हाँ मैं श्योर हूँ कि टाइम शेयरिंग जो है वो राउंड रॉबिन ही यूज करती है। ये मुझे श्योर था, तो मैंने चेक किया कि सी पे 1 का कितने ऑप्शंस में है। ये लक अच्छा था कि मैं एक ही ऑप्शन पे ऐसा मिल गया, तो इसका सी आंसर हो गया। बट अगर हम बात करें जो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यहाँ कौन सी है? स्कैन। तो जो स्कैन है वो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम नहीं है, इट इज डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। नेक्स्ट बैच प्रोसेसिंग, फीफो। फीफो हमेशा बैच प्रोसेसिंग पे ही काम करती है। अब देख भी लो बी पे 4 लगा है। लास्ट जो कि इंटरप्ट प्रोसेसिंग है, दैट इज लीफो। तो आप मैच द फॉलोइंग में थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल, या फिर आप बोल सकते हो कि जो ऑप्शंस गिवन को एलिमिनेट करके आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स कैन अ प्रोसेस बी इन? तो ये स्टेट प्रोसेस स्टेट डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसमें टोटल 5 स्टेजेस के थ्रू होके निकलती है प्रोसेस। सबसे पहले क्या आएगी? न्यू, जहां प्रोसेस क्रिएट की जाती है। आफ्टर दैट रेडी, नाउ प्रोसेस इज रेडी टू एग्जीक्यूट। उसके बाद फिर उसको सीपीयू मिलेगा तो वो कहाँ जाएगी? रन में। अगर उसका काम कंप्लीट हो गया तो वो क्या कर जाएगी? टर्मिनेट। और इन बिटवीन अगर उसको सीपीयू के अलावा इनपुट आउटपुट में भी काम करना है तो वो कहाँ जाएगी? वेटिंग स्टेट में जाएगी। तो ये मोस्टली जो इंपॉर्टेंट 5 स्टेट्स है वो ये है। इसके अलावा हम सस्पेंडेड वेट का भी यूज करते हैं और ऊपर सस्पेंडेड रेडी का भी यूज करते हैं, बट दीज 2 स्टेट्स आर नॉट काउंटेड इनटू फाइनल स्टेट्स। तो मोस्टली जो प्रोसेस है, अगर हमारा नॉर्मल एग्जीक्यूशन चल रहा है तो वो 5 स्टेट्स के अंदर होके निकलेगी। Next, sixth question, a special software that is used to create job queue is called। अब job queue, जहां पे भी queue से रिलेटेड कंसेप्ट आएगा उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? स्पूलर। आप प्रिंटर का एग्जाम्पल है वो भी स्पूलर के अंडर आएगा आपका। या फिर जैसे कि हम अपना सीपीयू में क्यू वाला जो कंसेप्ट यूज करते हैं, जो रेडी स्टेट में जो प्रोसेसेस रहती हैं, वहां पे भी आपका स्पूलर का काम रहेगा। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन से रिलेटेड है। कंसीडर अ लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ 8 पेजेस ऑफ 104 वर्ड्स। यहाँ हमें गिवन है क्या कि नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू 8 एंड साइज ऑफ पेज, जो साइज गिवन है हमें वो कितना गिवन है? 1024 वर्ड्स।
देन मैप्ड विद मेमोरी ऑफ 32 फ्रेम्स। तो यहाँ हमें नंबर ऑफ फ्रेम्स गिवन है, नंबर ऑफ फ्रेम्स गिवन है 32, और हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन द फिजिकल एड्रेस। सो आपको पता होगा जैसे ही एक प्रोसेस जनरेट होती है, जैसे हमारे पास एक प्रोसेस आती है, सीपीयू उसके लिए क्या जनरेट कर देता है, एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर देता है, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और यहाँ हम पूरी फाइंड आउट करते हैं कि वो कितने बिट्स का बनेगा। ऐसे ही हमें इसको मैप करना है लॉजिकल एड्रेस को, किसमें, मेन मेमोरी के साथ, और मेन मेमोरी में हमें क्या मिलेंगे, फ्रेम्स, और उसके लिए जनरेट किया जाता है फिजिकल एड्रेस, ताकि हम इनको दोनों को मैप कर सके मेन मेमोरी में। यहाँ पे भी हम इनके लिए क्या फाइंड आउट करेंगे, बिट्स। या सबसे पहले में एक कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि जो फ्रेम साइज है और जो पेज साइज है ये हमेशा इक्वल रहेगा। पेज साइज इज इक्वल टू फ्रेम साइज। तो मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे जो मेरा फ्रेम साइज है दैट इज 1024 वर्ड्स है। तो जो ये वाला पोर्शन है ये हमें बताता है नंबर ऑफ पेजेस के बारे में। यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 8। अगर मैं इसको 2 पावर 3 में लिखूं तो इट मींस 3 बिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पेजेस। यहाँ पे ये वाला पोर्शन यूज किया जाता है टू फाइंड आउट नंबर ऑफ फ्रेम्स, बट हमें तो फ्रेम्स गिवन है, तो कितने बिट्स होंगे यहाँ पे, तो 32 को मैं लिख सकती हूँ 2 पावर 5, तो ये 5 बिट्स यूज करेंगे हम टू रिप्रेजेंट द फ्रेम्स। तो जो ये वाला कॉलम है और ये है, ये हमेशा इक्वल रहेंगे, ये जो कि साइज को रिप्रेजेंट करेंगे। साइज हमारा गिवन है 1024, जिसको मैं लिख सकती हूँ 2 पावर 10। तो यहाँ कितने बिट्स होंगे, 10, और यहाँ पे भी कितनी बिट्स होंगी, 10। तो यहाँ मुझे मिला 15 बिट्स और यहाँ मुझे मिला 13 बिट्स। और पूछा क्या था क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया फिजिकल एड्रेस में कितनी बिट्स होंगी। सो फिजिकल एड्रेस में 15 बिट्स होंगी। सो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे, न्यूमेरिकल पोर्शन अगर आए तो ऑपरेटिंग सिस्टम से। नेक्स्ट, Digostra's banking algorithm is an operating system solve the problem of। तो आपको पता होगा कि जो बैंकिंग एल्गोरिदम हम किसके लिए, बैंकर्स एल्गोरिदम है, किसके लिए यूज किया जाता है, डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, अगेन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है ये। नाइन्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फीफो अप्लाई करनी है, ये है हमारा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम से गिवन है हमें। हम पहले यहाँ पे सीक्वेंस लिख लेते हैं, इसकी सीक्वेंस क्या गिवन है, ये सीक्वेंस हमें गिवन है, और हमें क्या अप्लाई करना है, फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम अप्लाई करना है, और फ्रेम साइज क्या यूज करना है, 4। सो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि पेज फॉल्ट कितने होंगे। ठीक है, हमें कितने फ्रेम्स गिवन है, 4। तो हम ये बना लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब हमें काउंट करना है कि कितने पेज फॉल्ट होंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, 4। ठीक है, 4 हम यहाँ प्लेस कर देंगे। आफ्टर दैट 3 2 एंड 1। ये सारे के सारे जो फर्स्ट टाइम मेमोरी में आते हैं उनको भी हम काउंट करते हैं एज अ पेज फॉल्ट। तो 4 पेज फॉल्ट तो हो चुके, तो हमने 4 को ले लिया, 3 2 1 यहाँ तक हमारा काम खत्म। उसके बाद 4 क्या हमारे पास ऑलरेडी है, बिल्कुल है, ये हिट हो गया। 3 ऑलरेडी है, ये भी हिट हो गया। बाय 5 क्या हमारे पास 5 है, नहीं है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो सबसे पहले आया था वो सबसे पहले बाहर जाएगा। तो कौन बाहर जाएगा, 4 के प्लेस पे आ गया 5। नेक्स्ट है 4, क्या अपने पास अभी 4 है, नहीं, अभी अभी बाहर निकाला है। तो इसको अंदर लाने के लिए हम 3 को बाहर निकालेंगे, यहाँ पे आएगा 4, फिर आया 3, तो यहाँ आएगा आपका 3, उसके बाद 2, तो ये आया 2, देन 1, और आफ्टर दैट 5। सो देखो काउंट करोगे तो 4 के 4 हमारे थे ही पेज फोल्ड। 4 + 4 8 और 2, टोटल कितने पेज फोल्ड हो गए, 10 नंबर ऑफ पेज फोल्ड।
तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9. Next, 10th question. Resources are allocated to the process on non-shareable basis is. तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है कि जो नॉन शेयरेबल बेसिस पे अगर हम रिसोर्स को एलोकेट करते हैं तो हम इनमें से कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं. 10th में ये सारे के सारे फीचर्स किसके लिए है? डेडलॉक को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट हमें फोकस में करने पड़ते हैं कि डेडलॉक है, ये सारी प्रॉब्लम मिलेंगी तो डेडलॉक है. तो फर्स्ट वन म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ये यूज किया जाता है ये पता करने के लिए कि नॉन शेयरेबल और शेयरेबल बेसिस में हम रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करेंगे. होल्ड एंड वेट इज व्हाट, कि कोई भी एक प्रोसेस एक रिसोर्स को तो पकड़ के बैठी है और दूसरे का वेट कर रही है. नॉन प्रियम्पशन, कि छीनना अलाउड नहीं है, आप किसी दूसरी प्रोसेस से रिसोर्स छीन नहीं सकते. नेक्स्ट इज सर्कुलर वेट, कि भाई दो प्रोसेसेस है P1 और P2, इन दोनों को रिसोर्स चाहिए, इसको चाहिए R1, इसको चाहिए R2, पर जो R1 है वो P1 लेके बैठी है और जो R2 है वो P1 लेके बैठी है, R1 P2 लेके बैठी है, तो एक दूसरे का ये सर्कुलर में वेट कर रही है. तो यहाँ पे जो बेस्ट मैच रहेगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है ए. नेक्स्ट 11th क्वेश्चन. In round robin CPU scheduling, as time quantum increases, the average turn around time पे क्या अफेक्ट पड़ेगा? देखो एग्जैक्टली हम कुछ इसके बारे में बोल नहीं सकते कि अगर ये बढ़ेगा तो ये साथ साथ डिक्रीज होगा, तो ये वेरी करेगा इरेगुलरली. तो टर्न अराउंड टाइम है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम. राउंड रॉबिन एल्गोरिदम में अगर हम टाइम क्वांटम को बहुत बड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो इट वेरीज इरेगुलरली. अगर हम टाइम क्वांटम को बहुत ज्यादा बड़ा कर देंगे तो इट बिहेव लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. ठीक है, तो हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है कि क्योंकि फिर फायदा ही नहीं रहेगा कि टाइम स्लाइस दे देगा, ऑलरेडी प्रोसेस अपना काम पूरा कर ही पा रही है, तो जो इसका पर्पस है राउंड रॉबिन का वो खत्म हो जाएगा. बट एवरेज टाइम जो रहेगा आपका टर्न अराउंड टाइम वो इरेगुलरली वेरी करेगा. आप बोल नहीं सकते कि ऑलवेज वो सेम बिहेव करेगा. नेक्स्ट 12th, preemptive scheduling is the of temporary suspending a process running process. तो इसने बोला कि जो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है उसमें हम क्या करते हैं? हम टेम्परेरी सस्पेंड कर देते हैं एक रनिंग प्रोसेस को. कब? बिफोर CPU टाइम स्लाइस एक्सपायर. उसके पास उसका टाइम बचा हुआ था काम करने के लिए, बट बीच में हमने उससे CPU छीन लिया. तो यही है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. सो इसका आंसर रहेगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 13. Which one of the following memory allocation scheme suffer from external fragmentation? So external fragmentation कौन सफर करेगा? देखो पेजिंग जो है वो डिजाइन की गई थी टू रिमूव एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. सो पेजिंग में तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगी नहीं, तो किसमें होगी? सेगमेंटेशन सफर करेगी फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14. गिवन मेमोरी पार्टीशंस, तो हमें मेमोरी पार्टीशंस गिवन है ये सारे के सारे, एंड प्रोसेसेस, देन दे आर प्रोसेसेस यूजिंग फर्स्ट fit algorithm, in which partition would the process requiring this be placed? तो सबसे पहले हम क्या करें, मेमोरी में अपना जो स्लॉट्स हमें गिवन है वो बना लेते हैं और फर्स्ट फिट का यूज करके ही हमें इनको प्रोसेसेस को एलोकेट करना है. तो फर्स्ट वाला स्पेस कितने का है? 100 के. नेक्स्ट 500 के, देन 200 के, देन 300 के और लास्ट में 600 के. हमारे पास प्रोसेसेस है P1, मैं इनको नाम दे देती हूँ. P1 है 212 के, P2 417 के,
P3 112 के एंड P4 इज 426 की। तो जो फर्स्ट फिट का मीनिंग है, इसमें क्या करते हैं हम, जैसे ही फर्स्ट स्पेस उसको मिला जिसमें वो बैठ सकती है प्रोसेस, तो वो वहीं पे एलोकेट हो जाएगी। जैसे कि P1 आई, सबसे पहले प्रोसेस P1 आई, क्या ये 100K में बैठ सकती है? 212K प्रोसेस क्या 100 में फिट हो सकती है? नहीं हो सकती, यहाँ तो नहीं हो सकती। तो क्या नेक्स्ट में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, यहाँ बैठ जाएगी। अब ये चेक नहीं करेगी कि यहाँ पे कितनी ज्यादा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रही है, उस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ना। बट जो भी फर्स्ट हमें स्पेस मिल जाए, फर्स्ट पार्टीशन मिल जाए, उसी में फिट हो जाएगी प्रोसेस। तो P1 कहाँ चली गई? 500K में जहां चली गई है, जो कि यहाँ पे भी आ सकती थी, बट ये किस में रहेगा? ये बेस्ट फिट के केस में होगा। बट फर्स्ट फिट में ऊपर से जो स्कैन करते करते जहां पहला स्पेस उसको सही मिल जाए वहीं बैठ जाएगी। देन P2 आई, अब फर्स्ट वाला स्पेस खाली है, P2 यहाँ नहीं एडजस्ट हो सकती, थर्ड वाले में भी नहीं हो सकती, इसमें भी नहीं हो सकती, तो P2 कहाँ जाएगी? लास्ट वाले में जाके P2 बैठ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रोसेस आई P3 112, तो ये 100K में नहीं हो सकती, तो ये आपकी प्रोसेस P3 आ जाएगी यहाँ पे। अब आई P4, P4 यहाँ पे भी नहीं आ सकती, यहाँ पे भी नहीं, तो कहाँ जाए? वो कहीं पे फिट ही नहीं हो सकती। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फिट एल्गोरिदम ये किसी भी पार्टीशन में नहीं जा सकती। बट हमें ऑप्शंस में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं गिवन जिसमें लिखा हो कि ये फिट नहीं होगी या फिर नन ऑफ द अबव। सो ये इस पे स्टार मार्क है कि इसके ऑप्शंस गलत दे रखे। इसका राइट आंसर ये रहेगा कि ये P4 को हम फिट ही नहीं कर पाएंगे, जो हमें गिवन स्लॉट्स हैं या गिवन पार्टीशंस हैं इनमें फिट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट 15th, तो देखो पहले जब एग्जाम होता था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में, लाइनेक्स की कमांड भी पूछ ली जाती थी, 2 या 3 कमांड लाइनेक्स से पूछ ली जाती थी। पर जैसे जैसे अपना पैटर्न 2018 से बदलता जा रहा है, क्वेश्चन एक हो गया लाइनेक्स से आना, और अब तो कभी कभी तो दिखता ही नहीं है लाइनेक्स से क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्वेश्चन है द एमवी कमांड चेंजेस। सो इसका राइट आंसर रहेगा द डायरेक्टरी एंट्री। तो इसका सी आंसर सही रहेगा। एमवी कमांड किस लिए यूज की जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, ये आपका पेज फॉल्ट से रिलेटेड है। इसमें गिवन क्या क्या है? हमें लेट पेज फॉल्ट सर्विस टाइम बी 10 मिलीसेकंड। तो मैं ऐसे शो कर रही हूँ पेज फॉल्ट सर्विस टाइम को, जो कि कितना है? 10 मिलीसेकंड। देन इन अ कंप्यूटर विद एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम, मेमोरी एक्सेस टाइम हमें गिवन है 20 नैनोसेकंड। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये हमें मिली सेकेंड में गिवन है, ये हमें नैनो सेकेंड में गिवन है। इफ वन पेज फॉल्ट इज जनरेटेड फॉर एवरी 10 रेज़ टू पावर 6 मेमोरी एक्सेस, तो रेट क्या होगा कि एक पेज फॉल्ट हमेशा हो रहा है कब? तब हम कितना स्कैन कर रहे हैं? 10 रेज़ टू पावर 6 मेमोरी एक्सेस। तो इसको हम रेट बोल सकते हैं कि एक पेज फॉल्ट हो रहा है, कब हो रहा है? तब हम 10 रेज़ टू पावर 6 मेमोरी एक्सेस को स्कैन कर पा रहे हैं या उनको जनरेट कर पा रहे हैं। उसके बाद ये टाइम हमें इतना पेज फॉल्ट मिल रहा है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? अफेक्टिव एक्सेस टाइम हमें फाइंड आउट करना है। तो मेमोरी अफेक्टिव एक्सेस टाइम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? अगर हमें पेज फॉल्ट सर्विस टाइम गिवन है तो इस टाइम पे फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे? m प्लस SR। और हमें आंसर किस में चाहिए? नैनो सेकंड में चाहिए कि मिली सेकंड में? ऑप्शन हमारे किस में है? ऑल आर इन नैनो सेकंड। सो हमें इस मिली सेकंड को नैनो सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो जो m है, m कितना है? दैट इज 20 नैनो सेकंड। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे हम। देन 10 मिली सेकंड, मिली को मैं कैसे लिख सकती हूँ? अगर मैं सेकंड में लिखूँ तो 10 रेज़ टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 6। तो यहाँ से मुझे मिला 20 नैनो सेकंड प्लस में, अब 10 रेज़ टू पावर 6 इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 10 रेज़ टू पावर -6 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9, और -9 को अगेन मैं क्या बोल सकती हूँ? नैनो सेकंड। सो ये आ गया आपका 30 नैनो सेकंड। जो फाइनल आंसर क्या रहेगा इसका? 30 नैनो सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन है?
सी। सो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये भी आपका 17 क्वेश्चन भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल साइड ही जाएगा। किससे है ये क्वेश्चन? ये हमारा है डिस्क शेड्यूलिंग से, जो हमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यूज करनी है। और जो हमारा अभी सिलेंडर है वो किस पे? हम 32 पे हैं और हमें मूव लगानी है इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये हमें सीक्वेंस की बने। जो पहले आएगा हमें उसके पास पहुंचना पड़ेगा। अभी हम 32 पे हैं, 98 आएगा तो हम किसकी तरफ मूव करेंगे? 98। देन 37, अगेन यहाँ पे आओगे आप 37, उसके बाद 14, 14 के बाद है 124, उसके बाद आया 65, देन 67। तो ये हमने एक पैटर्न बना लिया। बट अब हमें फाइंड आउट क्या करना है इसमें? हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ डिस्क मूव रिक्वायर्ड, कितने मूव रिक्वायर्ड। तो हम ये मूव्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम इस पॉइंट पे खड़े हैं, इसके मूव चेक करेंगे। पहले हम 32 से 98 की तरफ आए, फिर 98 से 14 की तरफ। तो यहाँ आप लिखोगे 98 माइनस 32 एंड 98 माइनस 14। अगर आप 98 माइनस 32 करोगे तो यहाँ से आंसर आएगा आपका 66। और अगर आप यहां से माइनस करोगे तो 4 और 8, 84। नेक्स्ट इस पॉइंट पे खड़े हो जाएंगे। अब हम, आप कोई भी एक राइट या लेफ्ट की तरफ से पकड़ लो और इस तरह से माइनस पे कैलकुलेट करना चालू कर दो तो आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। अब 124 से क्या माइनस करेंगे हम? 14, जो कि कितना आएगा? 110। मैं इसको राउंड कर देती हूँ क्योंकि लास्ट में इन सबको ऐड करना है। अगेन 124 माइनस 65, ये आएगा आपका 59। देन इस पॉइंट पे खड़े, यहाँ एक ही मोमेंट हुई है 67 माइनस 65, तो लास्ट में हम 2 इसमें ऐड कर देंगे। तो इन सबको अगर आप प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 321। आप ये प्लस करके चेक कर लीजिएगा। तो 321, तो उसका आंसर क्या बनेगा? डी इज द राइट आंसर फॉर 17th क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। A virtual memory based memory management algorithm partially swap out a process. This is an example of। तो देखो जो मैंने आपको भी स्टेट डायग्राम बनाया था प्रोसेस का, उसमें 3 शेड्यूलर काम करते हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर एंड मिड टर्म शेड्यूलर। जो स्वैप इन स्वैप आउट का काम है वो कौन करता है? मिड टर्म शेड्यूलर काम करता है। तो इसका आंसर तो क्या रहेगा? 18 का सी रहेगा। और मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देती हूँ इसका कि किस तरीके से ये काम करते हैं। डायग्राम पे चलते, जो मैंने अभी ऊपर बनाया था ये रहा। तो यहाँ क्या है, जैसे ही न्यू प्रोसेस है तो रेडी स्टेट में कौन सी प्रोसेस जाएगी? वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम है। ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेस को रेडी में भेजने के लिए कि सीपीयू बाउंडेड जानी चाहिए, इनपुट आउटपुट बाउंडेड चाहिए, उनका गुड मिक्सचर जाना चाहिए कि ऐसी प्रोसेसेस हमें रेडी में लेके जानी है। तो वो काम किसका है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो यहाँ पे ये मैंने आपको बताया सस्पेंडेड वाला कंसेप्ट। तो ये स्वैप इन स्वैप आउट का काम यहाँ हो रहा होता है, जो किसके हाथ में है? मिड टर्म शेड्यूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमें कौन सी प्रोसेस कब रनिंग में लेके जानी है, वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कौन सी एल्गोरिथम अप्लाई करें, राउंड रॉबिन के अकॉर्डिंग लेके जा रहे हैं या फिर हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंग लेके जा रहे हैं, या हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। वो सारे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। होप आपको क्लियर होगा तीनों शेड्यूलर का पर्पस। अगर आप लोग ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम रिवाइज कर चुके हो, पढ़ चुके हो और आप उसकी प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो इस वीडियो को आप पॉज करके क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व करना और उसके बाद फिर आंसर्स मैच करना, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, अगेन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन।
तो ये आपका गिवन क्वेश्चन है कि assume that the implementation of Unix operating system uses inode to keep track of data blocks allocated to a file. It support 12 direct, तो यहाँ मैं ये चीज लिख लेती हूँ, 12 हमारे पास डायरेक्ट ब्लॉक एड्रेस यूज करना है, 1 indirect and again 1 double indirect, 1 double indirect. The file system has 256 byte block size and 2 byte for disk block address. So इसके लिए हमें कैसे फाइंड आउट करना, सपोज करो ये जैसे अभी गिवन है क्या इनडायरेक्ट, अगर डायरेक्ट गिवन है तो हम क्या करेंगे, जितने भी डायरेक्ट है नंबर ऑफ डायरेक्ट पॉइंट जितने भी हमें गिवन है इनटू में डिस्क ब्लॉक साइज, या ब्लॉक साइज अकेला बोल लो या डिस्क ब्लॉक साइज बोल लो, तो यहाँ नंबर ऑफ डायरेक्ट कितनी गिवन है हमें 12 इंटू ब्लॉक साइज क्या गिवन है हमें 256, ये चीज आ गई। अभी हमें इनडायरेक्ट को भी तो हैंडल करना है, प्लस में इनडायरेक्ट के लिए हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है DBS अपॉन डिस्क ब्लॉक एड्रेस, जो भी हमें गिवन है डिस्क ब्लॉक एड्रेस साइज बोल लो, इसकी पावर n इनटू में DBS, मींस कि जितना भी 1 गिवन है हमें, मतलब 1 लेवल इनडायरेक्ट गिवन है, डबल लेवल इनडायरेक्ट डायरेक्ट गिवन है, ट्रिपल लेवल इनडायरेक्ट गिवन है, उसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू वेरी करेगी। अब हमें तो कितना गिवन है 1 लेवल और 2 लेवल ही गिवन है, तो पहले हम 1 लेवल के लिए प्लस करके कितने पॉइंट गिवन है हमें, ओनली 1 गिवन है, इनटू में यहाँ पे DBS कितना था अपना 256 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 256 प्लस 1 इंटू 256 बाय 2 की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि डबल इनडायरेक्ट है, इंटू में 256। अब देखो यहाँ सबसे मैं 256 कॉमन निकाल लू, जिसको मैं बोल सकती हूँ 2 पावर 8, बचा क्या यहाँ पे 12 प्लस, और इसको अगर मैं सॉल्व करूं यहाँ से मुझे मिलेगा 2 पावर 7 और यहाँ से मुझे मिलेगा 2 पावर 14। अब नेक्स्ट मैं यहाँ से 2 पावर 2 मींस 4 अगर कॉमन बाहर निकालू तो बाहर मेरे पास क्या हो जाएगा 2 पावर 10, अंदर बचेगा 3 प्लस 2 पावर 5 प्लस 2 पावर 12। तो देखो ये तो बहुत ही छोटी वैल्यू है, अगर मैं इसको इग्नोर भी कर दूं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ अपने पास बचेगा 2 पावर 5 एंड 2 पावर 12, तो ये चीज मैंने इग्नोर कर दी, 2 पावर 5 और 2 पावर 12 है, अगर मैं 2 पावर 5 को बाहर ले जाऊं तो कितना हो जाएगा 2 पावर 15, यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 पावर, अगर आपने 5 बाहर ले गया तो यहाँ बचेगी 2 पावर 7। तो देखो ये 1 है, इसको भी अगर मैं इग्नोर कर दूं तो आप खुद एक एस्टिमेट लगा सकते हो, इसको भी इग्नोर कर दिया मैंने, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा +7, कितना जाएगा ये 2 पावर 22। तो ये आपको इतना आइडिया लगेगा कि 2 पावर 20 को मैं क्या लिख सकती हूँ MB, और ये सारे के सारे बाइट में थे तो मैंने B लगा दिया, MB 2 पावर 2 4 MB, तो अप्रोक्सीमेट इसका आंसर 4 MB होना चाहिए। बट हमें ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है 16 MB, 16 KB, 70 KB, 71 KB, तो KB तो बिल्कुल भी नहीं होगा हमारा आंसर। तो इसके लिए भी इन्होंने लास्ट में फिर तब नेट में गिवन था ये क्वेश्चन, तो ये रॉन्ग बताया गया था, एक ये ऑप्शन ऐड किया गया था कि नन ऑफ द अबव, तो अप्रोक्सीमेट इसका आंसर 4 MB होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, लास्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, तब तक आप ये वाला कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लेना कैसे कैसे मैंने किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 20th है, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल पोर्शन ही है, बट ये किस कंसेप्ट से है, पेजिंग से है, जहां हम TLB का यूज करते हैं। सो इसको ट्राई करते हैं सोल्व करने के लिए। यहाँ हमें गिवन क्या क्या है वो देखते हैं पहले। तो द हिट रेशियो ऑफ ट्रांसलेशन लुक अहेड बफर इज 80%, मतलब H की वैल्यू हमें गिवन है 80%। It take
20 नैनो सेकेंड टू सर्च TLB। तो T की वैल्यू हमें गिवन है 20 नैनो सेकेंड एंड 100 नैनो सेकेंड टू एक्सेस मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी हमें गिवन है 100 नैनो सेकेंड। अफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम हमें फाइंड आउट करना। सो आपको जो पेजिंग का कंसेप्ट है वो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ ताकि आपको पता चल जाएगी कैसे हम प्रोसेस करेंगे। ये हमारे पास है मेन मेमोरी, ये है हमारा लॉजिकल एड्रेस, ये है फिजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट करते हैं हम फिजिकल एड्रेस में। कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए पेज टेबल। दिस इज पेज टेबल दैट इज स्टोर्ड इन मेन मेमोरी ओनली। सो हम ये एम क्या है कि हमें जो टाइम लगेगा एक्सेस करने में मेमोरी को, मतलब पेज टेबल में अगर हम कोई चेंजेस कर रहे हैं तो भी हम कहाँ जा रहे हैं, मेन मेमोरी में जा रहे हैं। और अगर हम मेन मेमोरी में कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, कोई भी अपडेट कर रहे हैं, तो हम कहाँ क्या यूज कर रहे हैं, एक्सेस टाइम ये मेन मेमोरी का यूज कर रहे हैं। अब TLB का क्या कंसेप्ट है कि जो मोस्टली हम बार बार यूज कर रहे हैं वो हम एक अलग से किसमें रख दें, TLB में स्टोर करके रख दें। जैसे यहां से आए, अगर हिट हो जाए तो डायरेक्ट यहाँ चले जाए, मतलब ये जो एम है ये हमें एक्सेस ना करना पड़े। और अगर मिस हो जाए तो यहाँ पे आए। अगर यहाँ TLB में नहीं मिला हमें तो हिट के टाइम पे तो हम डायरेक्ट निकल के यहाँ चले जाए और वापस यहाँ मेन मेमोरी में आ जाए। उसके अलावा अगर मिस हो जाए तो हम वापस से इस मेन मेमोरी में आए, फिर यहाँ जाए और फिर इस मेन मेमोरी में आए। मतलब वी आर एक्सेसिंग 2 टाइम मेन मेमोरी अगर हम मिस हो रहा है तब। लेकिन अगर हिट हो रहा है तो हम ये वाला एम यूज नहीं कर रहे, बस यहाँ पे जो टी है, जो ये टी की वैल्यू है, TLB को एक्सेस करने का जो टाइम है सिर्फ वही हम यूज कर रहे हैं। सो इसके लिए अगर हम फॉर्मूला जनरेट करें तो क्या बनेगा, हमें मेन मेमोरी में एक बार तो जाना ही जाना है और TLB में भी हमें जाना ही जाना। सबसे पहले हम टी में जाएंगे ही जाएंगे, तो वो टाइम तो हमें लगेगा ही लगेगा ये डिसाइड करने में कि मिस हुआ या हिट हुआ है। अगर ये हो गया हिट तो हमें ये एम तो यूज करना ही करना है, ठीक है। इस एम को भी मैं इधर लिख देती हूँ। लेकिन अगर हुआ मिस हुआ मतलब कि 1 - हिट रेशियो थी जो, उतना टाइम ही हम इस एम को यूज करेंगे। मिस होगा तभी हम इस एम को यूज करेंगे, अदरवाइज हम इस एम को यूज नहीं करेंगे। इसलिए वो चीज नहीं करेंगे, वो इसमें ऐड मैंने नहीं की। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करें, टी की वैल्यू है 20 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80% गिवन है तो ये जगह 20%। तो अगर मैं इसको लिखूंगी तो 20% इंटू में 100 प्लस में एम है 100 आपका, तो ये 100 से 100 गया, 20 + 20 40 + 100 140 नैनो सेकेंड। सो 20th क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी 140 नैनो सेकेंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस कुछ समझ में आए होंगे और आपको ये हेल्प करेंगे आने वाले एग्जाम्स में जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो इसी क्वेश्चंस को, इसी सीरीज को मैं आगे आने वाली वीडियोस में कंटिन्यू करूंगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।